हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले आप सुन रहे थे जहां पर वित्त मंत्री तमाम जानकारी देते हुए नजर आए, पीठ थपथपाते हुए नजर आए, किस तरीके का रेवेन्यू रहा, बजट में क्या कुछ खास रहा, साथ ही तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन बजट वाकई में वही बजट रहा लोक लुभावन जैसे समझा जा रहा था, जिस तरीके की उम्मीदें थी, या फिर सिर्फ एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है? तमाम सवाल इसको लेकर आज हम लेने वाले हैं। अलग अलग मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं कि आखिरकार राजनीतिक लिहाज से किस तरीके से देखा जाए। प्रदीप नरूला जी, चर्चाएं हम लगातार कर रहे थे इस बजट को लेकर। हालांकि आप कह रहे थे कि बजट से ज्यादा उम्मीदें होती नहीं है, और क्योंकि अंतरिम बजट है इतनी उम्मीदें नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है चुनावी बजट कहा जाए? बिल्कुल, आंकड़ों की बाजीगिरी इस बजट में साफ दिखाई दे रही है। एक 1500 करोड़ का प्रावधान रखा है कि किसान सम्मान योजना के साथ साथ किसानों को एक योजना बनाई जाएगी। मतलब आप बजट बना रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि योजना क्या है। किसान और कमेरे वर्ग के लिए आपने 1500 करोड़ रुपए अलग से रख दिया है, लेकिन कैसे दिए जाएंगे, किस मद में दिए जाएंगे, किस रूप में दिए जाएंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए मैं इसमें रखता हूं, उस योजना के साथ साथ एक योजना चलेगी। आप योजना नहीं बना पाए और सिर्फ एक, यानी कि जल्दबाजी में आपने 1500 करोड़ रख दिए लुभाने के लिए। मैं जिस तरह से हम कल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये अंतरिम बजट है और चुनावी बजट है, इसमें आंकड़ों की बाजीगिरी होगी और वो कर दी निश्चयी रूप से। देखिए, आप आंकड़ों की बाजीगिरी है, किस मद में कितना रुपए, इतने % हमने बढ़ोतरी की, इतने %। एक देखिए, किसानों के लिए बजट में पिछले साल से प्रावधान करना सिर्फ 4.5% की बढ़ोतरी करनी। आप चुनावी मोड में हैं और किसान बार बार चिल्ला रहे हैं, उन्हें जरूरत है। आपके देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाएंगे। ठीक है, सेंटर ने अगर किसान सम्मान योजना लागू की, आपने अगर किसानों को कुछ और साइड में लिया होता तो योजना लेके आते कि ये योजना हम एडिशनल दे रहे हैं, लेकिन योजना का नाम तक नहीं है। सिर्फ 1500 करोड़ का बजट एलोकेट कर दिया गया है। जो चीज हमारी मूलभूत, जिस पे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि एजुकेशन और चिकित्सा, देखिए कितनी सफाई से आंकड़े गिना दिए कि हमारे इतने सिविल हॉस्पिटल, हमारी इतनी ईएसआई डिस्पेंसरी काम कर रही हैं। नया क्या है? नया कुछ नहीं। ये बताइए ना आप लोगों को कि हम इसमें बढ़ोतरी क्या कर रहे हैं, हम कौन सी फैसिलिटीज ला रहे हैं, किस सामुदायिक हॉस्पिटल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, कहां हम सुविधा लेने जा रहे हैं। कुछ नहीं, सिवाय आंकड़ों की बाजीगिरी है और सीधा साधा स्पष्ट एक चुनावी बजट दिया गया है। चुनावी बजट और आंकड़ों की फेरबदल के साथ इसको कहा जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए कितना कारगर साबित हुआ ये बजट, अशोक जी से हम जानते हैं। अशोक मलिक जी, बजट को लेकर काफी उम्मीदें किसानों को भी थी और 1500 करोड़ का हालांकि ऐलान किया गया है, क्या लग रहा है, संतुष्ट है इतने से? देखो, ये नरूला जी ने तो बता ही दिया कि भाई वो घोषणा की है, उस पर लागू कितना होता है क्या आगे देखा जाएगा। लेकिन अब तक जो, जैसे इन्होंने पीछे भी 6000 रुपये जो सालाना किसानों को ये पेंशन देने की जो बात कही है, इसमें भी बहुत सी कमियां हैं। ये लग रहा है पीछे क्या सरकार सो रही थी, पीछे भी तो किसान था। अब इन्होंने कहा कि भाई 18 साल से कम जो है किसी को, जो किसान होगा उसको नहीं मिलेगा 5 एकड़ से कम। अगर किसी के जो कमाने वाला है, किसी के बच्चे 10, 12, 13 साल के हैं और कमाने वाला उनका पिता गुजर जाता है, तो फिर उन बच्चों को का क्या होगा? उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए। ये इसमें कुछ खामियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। इस तरह से सरकार ने जो किसानों को, ये तो सीधी बात है। तो देखो, लोग लुभाना बजट तो करेंगे पेश, भाई आगे चुनाव आने वाला है। हम तो उम्मीद करते हैं सरकार जैसे 1500 करोड़ का जो बजट किसानों के लिए इन्होंने किया है, पेश किया है, तो इसको अच्छी ढंग से लागू करें ताकि किसान को फायदा हो और किसान खुश हैं। अगर 1500 करोड़ का बजट दिया भी है, संतुष्ट हैं आप उससे। अब वो उसको अमली जामन किस तरीके से पहनाया जाएगा वो हालांकि आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो घोषणा की गई मंच से, उसको लेकर आप घोषणा जो की गई है, इससे तो लगता है सरकार मान लो इसने लागू कर देती है, अच्छे ढंग से कर देती है। हमारे जैसे स्वामीनाथन आयोग की जो हमारी मांग है, भावांतर हमारी योजना है कि हमारे को अच्छा भाव मिलना चाहिए, 1.5 गुना कम से कम लागत मूल्य से मिलना चाहिए। अगर इस तरह
तरह से लागू कर देती है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2600 रुपया गेहूं का भाव निकाल दिया, मध्य प्रदेश में 2500 रुपया अगले उसमें गेहूं का भाव निकाल दिया। तो इस तरह से हमारे भी अगर ये जो भाव गेहूं और धान का, तो बाकी जो और भी हमारी फसलें हैं ना, उनका भी तो ये निर्धारित करना चाहिए। किसान की हर फसल को समय से वो खरीदा जाएगा, सबका भाव निर्धारित किया जाएगा। सरकार इस तरह की जैसे वो रिपोर्ट लागू करे तो हमारे को उम्मीद है कि भाई हो जाए तो अच्छा है। अगर ये सारा राजनीतिक अगर घोषणा पत्र है ये चुनाव का, तो फिर आप भी समझते हो इसमें कोई फायदा नहीं है। मैनिफेस्टो की तरह ना बन जाए ये पूरा का पूरा बजट। उम्मीदें काफी हैं अभी भी, क्योंकि बजट में तो आपने घोषणा कर दी, लेकिन उस घोषणा से अब काम कितना हो पाएगा ये जरूर देखना होगा। इकोनॉमिस्ट हमारे साथ गौरी चड्डा जी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखिए गौरी जी, किस लिहाज से आप इस बजट को कितना सही मानती हैं? देखिए, ओवरऑल एक बैलेंस्ड बजट बनाने की कोशिश करी गई है, जो काफी हद तक अचीव भी करा है। पर कुछ चीजें हैं जो पॉइंट आउट मैं करना चाहूंगी। पहली ये कि हमें ये देखना है बजट मीट कैसे होगा। फिस्कल डेफिसिट हमारा हरियाणा का नहीं बढ़ना चाहिए, जो ऑलरेडी काफी है। दूसरी चीज ये कि एग्रीकल्चर में, जैसे कि अभी सब बात कर रहे थे कि 1500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, पर एग्रीकल्चर का अगर हम देखें तो 18% GSBD का परसेंट है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेकिन जो लोग इस इनकम पे डिपेंड करते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये 1500 करोड़ कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। दूसरी चीज देखने वाली ये है कि एजुकेशन में बजट बढ़ाने के बजाय उन्होंने कम कर दिया। अब इसका लिंक अगर हम देखें तो जो युवा हैं उनको यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? ठीक है। उसके अलावा आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए क्या करा है, जो एलोकेशन महिलाओं के लिए करी है या जो प्रावधान महिलाओं के लिए रखे गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत ही कम है। हरियाणा में क्राइम रेट कितना ज्यादा है ये सबको पता है। कोई महिला जब घर से बाहर निकलती है तो वो कितना सुरक्षित महसूस करती है ये सब जानते हैं, ये किसी को कहने की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कमियां देखी गई हैं। कमियां हैं और उन कमियों को पूरा कैसे किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की बात की कि एजुकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ खामी देखने को मिली है। शिक्षाविद भी है हमारे साथ, उनसे भी हम जान लेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके की खामियां पाई गई या उनको लगता है। विकास जी, वाकई में एजुकेशन सेक्टर के लिए कम दिया है, युवाओं पर मेहरबानी दिखी सरकार? आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर हम पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो 2000 करोड़ रुपए अगर शिक्षा में देखा जाए तो कम कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का विजन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है एजुकेशन को लेकर के। और आप देखोगे तो कोई भी चीज इनकम्प्लीट है अगर आप ठीक तरीके से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो। हमने काफी स्टडी किया है दिल्ली मॉडल को भी। दिल्ली मॉडल में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी सारी फैसिलिटीज को इंक्रीज किया है और गवर्नमेंट स्कूल्स को काफी हद तक अच्छा किया गया है। अगर हम देखें एक बार फिर से अगर दृष्टि डाली जाए तो गवर्नमेंट ने बोला कि चिकित्सा में हमने ये सब किया, तो आपने कहीं भी ये बात नहीं करी कि इतने हॉस्पिटल्स हमने बनाए। हॉस्पिटल्स में आप डेवलपमेंट कहां पर कर रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल्स में आप डेवलपमेंट कहां पर कर रहे हो? अगर करिकुलम की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ने कहीं पे भी बात नहीं करी कि हम करिकुलम में क्या लेके आएंगे। हम यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन करिकुलम के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप स्किल्स लेके आ रहे हो, आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इंश्योर करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है। अगर फिर उसके बाद हम देखें तो टीचर्स उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को जब तक आप यूज नहीं करोगे तो उसको इंस्टॉल करके वो पैसा खराब कर देना। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से अगर आप पैसे को आप लगाते हो तो वो गवर्नमेंट अपने एजुकेशन सेक्टर में आप अच्छे हाइट्स तक जा सकते हो। इसके साथ मैं अगर आपको फिर ध्यान दिलाना चाहूं तो SCRT गुड़गांव अगर हमारे पास है, आप उसको क्यों यूज नहीं करते टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए? टीचर सुबह से लेकर शाम तक बैठ के आ जाता है। आपने ये तो बिल्कुल इंश्योर किया है कि बायोमेट्रिक्स लगा के कि टीचर्स क्लासरूम्स में पहुंच गया है, लेकिन क्लासरूम में पहुंचने के बाद क्या वो टेक्निकल और वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर पाया? अभी आपने हाल ही में एग्जाम कराया तो ग्रुप डी में सारे MSc MTech लोगों को आपने ग्रुप डी की नौकरियां दी हैं। क्या वो काबिलियत थी उन लोगों में वो नौकरियां करने की? अगर MTech और MSc के लोग अगर ये काम करेंगे तो फिर ग्रुप डी में जिस आदमी को काम करना चाहिए, इसका मतलब आप बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो। तो एजुकेशन जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि क्वालिटी एजुकेशन को हम किस तरीके से इंश्योर करेंगे। चलिए, अभी सोचने की जरूरत है और वो सोचा कैसे जाएगा उस पर भी चर्चा हमें करनी है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके का बजट आया, बजट कितना लोक लुभावन चुनावी बजट इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर का बजट आया लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और खासकर जिस तरीके से टैक्स में राहत मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि हरियाणा में भी कुछ यही उम्मीदें कायम होने वाली हैं। अब जब टैक्स की और जब पूरे के पूरे बजट की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऐसा लगता है जिम्मेदारी एक महिला पर और खासतौर पर गृहिणी पे आ जाती है कि वो अपने घर का पूरा बजट किस तरीके से चलाएगी, क्योंकि उसको
अपने घर के हर एक सदस्य को देखना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है, अपने घर के बुजुर्गों को देखना है, तो पूरी रसोई के साथ साथ घर का ओवरऑल बजट कैसा रहने वाला है ये हम जान लेते हैं। क्या लग रहा है, बजट से जितनी उम्मीदें थी वो कायम हुई हैं? और आप तो गृहिणी हैं, पूरा बजट का दारोमदार आपके पास होता है कि कैसे पूरे घर को मैनेज करना है, क्योंकि सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पूरे घर का बजट किस तरीके से आगे तय होगा वो भी बहुत जरूरी है। कितनी उम्मीदें थी और कितना आपको लग रहा है कि उम्मीदें कायम हुई? जैसे कि ये बजट आता है तो मैंने पहले भी बोला है कि आम बजट है। आम बजट का मतलब है कि चीजों का दाम एक सीमित होना चाहिए, लेकिन बजट से कोई रिलेशन नहीं होता गृहिणी का, क्योंकि दाम अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अभी अब मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल में अपने ऑटोमेटिक 15 से 20% हाइक हो जाता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और जो महंगाई है वो साल में 3 से 4 बार बढ़ती है। जैसे अभी बारिश का सीजन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही सब्जियों के रेट हाइक हो जाएंगे, फिर गर्मी ज्यादा आ जाएगी तो फिर ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, सर्दी आ जाएगी तो डाउन हो जाएंगे। तो इससे जो मेरे को उम्मीद है कि वो जो बजट से इसका कोई लिंक नहीं होता गृहिणी का। और सेकंड क्या है कि अगर मैं ये कहती हूँ वुमेन सेफ्टी के लिए, मेरा एक पॉइंट था लास्ट टाइम भी कि वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोविजन होना चाहिए हरियाणा में, खासकर क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम रेशो वुमेन्स के ऊपर ही है कि लड़कियों को भी आज यहाँ पर वैसे, लेकिन कुछ हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है कि पुलिस स्टेशन खुले हैं, उनमें सुनाई होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे कानून में इतना ज्यादा लूप होल है कि जब हम अगर अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास जाते हैं तो उनके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए कार्य करें। और जैसे अभी बताया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पुअर्टी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हरियाणा के अंदर है। अगर हम प्राइवेट स्कूल देखते हैं तो उनकी फीस इतनी ज्यादा हाइक है कि हर एक पेरेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ क्वालिटी है, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, तो वो रिक्वायरमेंट हरियाणा के भी अंदर है। लेकिन वो कब आएगी, जब लोग ज्यादा अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, तभी इन चीजों में इफेक्ट आएगा। रेणु जी खुश नहीं लग रही बजट से आपको? हाँ, बजट से खुश हूँ। बजट आम आदमियों के लिए कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो बजट की अनाउंसमेंट की जाती है, एक बजट का किया जाता है कि करोड़ों रुपया लगेगा, लेकिन वो लगता है या नहीं लगता है ऐसा कोई डाटा नहीं आता। क्योंकि लास्ट टाइम जब बजट आया था तो ये कहा गया था कि कितने भी पेट्रोल पंप हो गए वहां शौचालय खोला जाएगा, हर मैंडेटरी है, अदरवाइज पेनलाइज होगा। लेकिन आप देखेंगे कि 10% ऐसा है जहां पर ये टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी है वुमेन्स के लिए। फिर वुमेन की हम सेफ्टी की बात करते हैं, आप कहीं पर भी 4 किलोमीटर जाके चले जाइए, कहीं पर भी दूर दूर तक टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, लेकिन कभी भी कंसंट्रेट करके उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करती है। हमारे एक टेक्निकल में एक वर्ड आता है इंप्लीमेंटेशन। अगर आप कुछ चीज वो करते हो तो एक होता है कंटिन्यू और एक कंटिन्यूअल। आप किसी चीज को अनाउंस कर दो, लेकिन उसका आप रिजल्ट देखो कि वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट और कर दो कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो पुरानी है वो नहीं की। जैसे इंटरनल रोड थी, आज तक का 5 साल खत्म होने वाले हैं, 4 संहिता लगने वाली है, लेकिन इंटरनल कोई रोड नहीं बनी। स्वच्छ भारत अभियान हम कहते हैं, अगर आप देखें, मैं एक सेक्टर 10A से बिलोंग करती हूँ, सबसे ज्यादा गंदा सेक्टर मैं कहती हूँ हरियाणा, अभी गुड़गांव का सबसे गंदा सेक्टर है। लोग खुले में वहां पेशाब करते हैं। अगर फोटो डाल के व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए या फेसबुक पे तो कहते हैं कि हम बेशरम हैं, कि हमें शर्म नहीं आती, हम फोटो खींचते हैं। वहां कम से कम भी 150-200 लोग खुले में पेशाब करते हैं। कि आज भी हरियाणा का ये वो है, बहुत सारी समस्या है कि हमें लेडीज होकर अपना रूट चेंज करना पड़ता है, लेकिन ना तो पार्षद को फर्क पड़ता है, ना बीजेपी सरकार को फर्क पड़ता, ना एमसीजी को फर्क पड़ता। आप जितने मर्जी यूज कर लीजिए। तो इसलिए जितनी भी बजट एलोकेट होते हैं, इसमें कौन कहाँ जाता है पैसा, इतना इंप्लीमेंट नहीं होता। 10, 20, 25, 30% इंप्लीमेंट होता है। इंप्लीमेंटेशन में कमी, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बजट को एक घोषणा के तौर पर ला देना वो काफी नहीं है, लेकिन बजट में आप कितना काम कर रहे हैं, बजट से कितना मुनाफा हो रहा है, जनता के लिए कितना काम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा देखने वाली बात यहां पर ये होती है। लेकिन मार्केट पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ राज गुलिया जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट। राज जी, मार्केट के लिहाज से लग रहा है आपको बजट है, कितना इसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ने वाला है? मैम देखो, बजट में जो नियत है ना, फर्स्ट टाइम देखी गई है। एक टारगेट डाला है कि 5 साल में अपने को डेफिसिट 0 करना है, तो एक एम लिया है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम कहते हैं कि हमने ये कम करना है। जब तक कोई एम नहीं होगा, कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगी। दूसरा, टायर 2 सिटीज़ जो कहते हैं, जैसे गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन बनता जा रहा है दिन पे दिन। दूसरे सिटीज़ के लिए ओला और उबर, ऐसी कंपनीज का नाम लेना बजट में बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या करेंगे, ये सर्विसेज आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो जितने और भी कई स्टार्टअप आ रहे हैं, और माइक्रो लेवल पे जो इस बार इसने हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि माइक्रो लेवल पे इन्होंने क्लस्टर मैपिंग करी है, और क्लस्टर मैपिंग में इन्होंने वहाँ पे स्किल्स इंडिया और ITIs खोली है।
ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ इन्होंने क्या करा कि बसेस फ्री करी है स्टूडेंट्स के लिए, और 10% कोटा स्पोर्ट्समैन के लिए दिया। तो ये जो बजट है ना, ये सभी के लिए था। तो इन्होंने सभी के लिए था या सिर्फ चुनाव नजदीक है तो चुनावों के लिहाज से इसीलिए कोई वर्ग नाखुश ना हो जाए, कहीं से वोट कट ना जाए, इसीलिए उस हिसाब से भी रखा गया? देखो, आज का जो दौर है ये पढ़े लिखे लोगों का दौर है और इसमें मीडिया बहुत अहम प्ले करता है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है और वो ज़रूरी भी है। अगर ये बजट, अगर हम चुनावी बजट भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं कर रही सरकार, क्योंकि उनके पास मौका है और करना भी चाहिए। अगर उनकी जगह कोई दूसरी सरकार होती तो वो भी यही करती। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मीडिया सबसे ऊपर आती है, तो मीडिया को रिकग्नाइज किया है। 10,000 रुपीज़ उनको पेंशन दिया है कि जो भी लोग होंगे उनको 10,000 रुपीज़ देंगे। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और ये मार्केट पे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी। तो जो भी अच्छे काम और बुरे काम होंगे वो सरकार के दिखेंगे। तो मीडिया कभी भी किसी का सहारा नहीं लेती और निष्पक्ष करती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। चलिए, अलग अलग पहलू हैं, कभी अच्छा है तो कभी थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो खामियां सुधरेंगी भी कैसे, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हम कर रहे हैं। लेकिन बजट में एक खास बात जो रही वो ये रही कि यहाँ पर कोई नए टैक्स का प्रावधान नहीं रहा। अब वो नए टैक्स का प्रावधान नहीं रहा, उससे कितना असर पड़ने वाला है ये जानने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। सीए दिनेश देशवाल जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं। दिनेश जी, टैक्स को लेकर अक्सर लोगों में सबसे ज्यादा चर्चाएं रहती हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें बजट को लेकर शायद मुझे लगता है इसलिए रहती है, मध्यम वर्ग में तो खासकर, कि भाई कितना टैक्स बढ़ने वाला है या हम टैक्स स्लैब में है नहीं है। अब उस लिहाज से अगर यहाँ पर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, आपको लग रहा है उसका असर पड़ेगा? जो चुनावी बजट के कारण जो टैक्स में इंक्रीज की तो पहले बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स में रिडक्शन आएगा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स में रिडक्शन आएगा, तो वो रिडक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि जो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स बढ़ाने के राइट्स थे वो मेजोरिटी ऑफ वैट में थे, तो वैट कन्वर्ट होकर जीएसटी में आ गया। अब जीएसटी में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, जो भी इंक्रीज होते हैं टैक्स रेट या डिक्रीज होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ही टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, इसलिए जीएसटी काउंसिल ही उसमें अहम रोल करती है। तो उसमें रिडक्शन हुई है, टैक्स रेट काफी रिड्यूस हुए हैं पहले के कंपेरेटिवली, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में या नोटिफिकेशन के थ्रू आते रहते हैं, तो वो इस बजट में कोई उसका वो रोल नहीं था। हालांकि बजट अच्छा है क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग हुआ है। जो फिक्स रेट पे जो ग्रोथ है वो आप 5.26 है, जबकि आपकी इन्फ्लेशन है वो 2.72 से 4 पॉइंट समथिंग है। तो ओवरऑल रियल टर्म में ग्रोथ दिखाई दी है बजट में, लेकिन वो ग्रोथ रेट थोड़ा कम है। ग्रोथ रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस बजट में जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट पे जो बजट का अलोकेशन है वो 28% है, जिससे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बढ़ेंगे और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज होगी। फिर सेकंड थिंग इज दैट कि जो गवर्नमेंट ने अलोकेशन किया है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा किया है, सबसे ज्यादा अलोकेशन है, 12,000 करोड़ रुपए का जो अलोकेशन किया है। तो उससे जो सोलर पैनल हैं या जो अपना बैटरी से चलने वाली हैं या जितनी भी एनर्जी रिलेटेड जो आइटम है उस पे बजट का अलोकेशन ज्यादा है। तो गवर्नमेंट का वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो ज्यादा रहेगा, ये एक अच्छी बात है। और फिर जो इसमें आप देखोगे तो गवर्नमेंट कह रही कि जैसे कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं गया, जो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू है वो एक्साइज ड्यूटी से है, स्टैम्प ड्यूटी से है, तो ऑनलाइन की गई है गवर्नमेंट ने, और ऑनलाइन करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी है उससे भी, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन इससे क्योंकि जो ऑनलाइन किए गए हैं वो भी सिस्टम स्मूथ इतने नहीं है, अटक जाती हैं साइटें, ई वे बिल कई बार जनरेट नहीं होता, स्टैम्प ड्यूटी की साइटें कई बार हैंग हो जाती हैं, तो उसमें एक जो स्पीड एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो थोड़ा सा कमजोर है, उसको ज्यादा तंदुरुस्त करने की जरूरत है, जो कि अभी इसमें 28% जो लिया गया है वो थोड़ा सा कम है। तो कैपिटल लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना था जब वित्त मंत्री कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी हुई है और इस वजह से बचत भी काफी हुई है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही भ्रष्टाचार में कमी और उससे काफी चीजों में बचत भी होने लगी है। साथ ही ये भी वो कहते हुए नजर आए कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अब प्रॉपर्टी पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, किस तरीके से इसको हम देखें? प्रदीप जी, क्या कुछ समझा आपने आज के इस बजट में? आम जनता को सीधे शब्दों में हम समझाएं तो कितना फायदा, कितना नुकसान, या फिर स्थिति स्थिर की स्थिर?
देखिए, मैं ओवरऑल बजट को मैं कहूँगा जीरो टैक्स और हर वर्ग को लुभाने की कोशिश। इलेक्शन है नो डाउट, तो ये गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसा कि हमने सेंट्रल बजट में भी देखा, उसमें भी करीब करीब इसी टाइप की चीज़ें की गई कि अपनी पुरानी उपलब्धियां गिनाई गई और उसके बाद एक बजट एलोकेशन भी किया गया। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे कितना हो पाएगा, ये एलोकेशन तक ही स्थिर ना रह पाए। जो मेन फोकस एरिया वो मैं सभी को कहूँगा हर चीज़ पे फोकस किया है, लेकिन एग्रीकल्चर पे 4.5% का बजट इंक्रीज किया है, स्वास्थ्य के ऊपर 12.3% का, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन पे 43.5 का और खेल बजट पे 13.9% का बजट इंक्रीज किया गया है। फिर सोशल एंड सिक्योरिटी जो फार्मर्स का कवर होगा, वो जहाँ पे 5 एकड़ से कम लैंड है उनको ये प्रोविजन दिया गया है। साथ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना कंट्रीब्यूशन 1500 करोड़ का होगा। साथ में फैमिली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी फैमिली, मतलब उनकी फैमिली के लिए भी सोचा गया है, जहां पे जिनकी इनकम मैं कहूँगा 15,000 रुपए पर मंथ से कम है, उनके बारे में भी सोचा गया है। फिर एविएशन हब और डिफेंस रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क हिसार के अंदर 3500 एकड़ के अंदर बनाने की बात की गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि बड़ी उपलब्धियां हैं और गवर्नमेंट ने इस पे सोचा है और हर वर्ग को लुभाने की इसमें कोशिश भी की गई है। चलिए, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन क्या वो हर वर्ग खुश है? प्रतिक्रियाएं भी लोगों की हम जानते रहेंगे, लेकिन हेल्थ सेक्टर पे इसका कितना असर पड़ा है? क्योंकि जब बजट की बात आती हो तो मूलभूत सुविधाओं में, चाहे बात सड़कों की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, एजुकेशन सिस्टम की हो, या फिर बात हो हमारे स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदेश के हालात, हॉस्पिटल्स के हालात, चर्चा अक्सर हम करते हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में कितनी खामियां हैं या डॉक्टर्स की कितनी कमी है, जिस वजह से स्वास्थ्य को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि भाई आप कितना पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, जो बुनियादी कम से कम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, वहां पर आप कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं? पंकज वत्स जी, इस बजट में स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया या फिर दरकिनार किया गया? देखिए, मैं आपको उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं। कहने को उन्होंने कहा है कि 12.3% की वृद्धि बजट में की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल जो बजट था 1,20,375, उसमें से 4,486 करोड़ रुपए के करीब स्वास्थ्य पे था, यानी 3.75% ऑफ द टोटल बजट। इस बार इन्होंने 1,32,166 करोड़ के बजट में से 5,040 करोड़ के करीब बजट रखा है, यानी ये प्रतिशत आता है 3.80। यानी देखा जाए तो सिर्फ 0.5% का ग्रोथ है बजट के अंदर। और जब ये आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उसको देखते हुए तो ऊँट के मुंह में जीरा है। ये संभव कैसे हो पाएगा? इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो तभी आयुष्मान भारत तभी सफल हो पाता जब ये स्ट्रेंथन करते। इन्होंने ये तो कह दिया कि 63 अस्पताल, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 509 है, लेकिन इनको अपग्रेड करने के लिए इनको बजट का प्रोविजन कहां पे किया गया? इनको अपग्रेड करेंगे तभी वहां पे आयुष्मान भारत की सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगर वो नहीं उपलब्ध हुई है, इस पर सिर्फ 0.5 का जो ग्रोथ किया है, उससे अगर बजट को इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ ऊँट के मुंह में जीरा है। कम से कम इनको टोटल बजट का 5% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाना था। जैसे उन्होंने हिम्मत करके केंद्र सरकार ने 5 लाख का सीधे इनकम टैक्स रिबेट पे सीधे वहां पे उछाल लिया था, इसी प्रकार से अगर आयुष्मान भारत को और यहाँ के 50% जनता को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाना था या पूर्ण सभी को लाभ दिया जाना था, तो कम से कम इस बजट को 5% किया जाना चाहिए। जहां जरूरत थी वहां पर नहीं काम किया गया, नहीं किया। चलिए, अब जरूरत हर सेक्टर में रहती है, हर जगह रहती है, लेकिन उसको लेकर सरकार इंप्लीमेंट कितना कर पा रही है और उस बजट से जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदें कितनी कायम हो पा रही हैं? हर क्षेत्र में असर इसका कितना पड़ रहा है? लोगों की प्रतिक्रियाएं आखिरकार इस बजट को लेकर क्या है, सभी की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। खास चर्चा आज बजट को लेकर हो रही है। बजट पेश हो चुका है, बजट से कितनी उम्मीदें और वो उम्मीदें कितनी खरी हो पाई हैं, साथ ही
हर वर्ग का क्या ख्याल रखा गया है? क्योंकि कहा जा रहा था चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर कोई भी शख्स हो, प्रदेशवासी के लिए हर चीज दी जाएगी। किसानों पर मेहरबानी दिखी भी है, लेकिन ये मेहरबानी सिर्फ चुनावों के मद्देनजर है या फिर असल में इस पर काम किया जाएगा? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनसे तमाम मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बजट का कितना असर आम जनता पर पड़ने वाला है उसको लेकर भी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से प्रतिक्रिया एक बार फिर से लेते हैं। यतेंद्र जी हमारे साथ हैं। यतेंद्र राव जी, बजट को लेकर उम्मीदें थी, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो उम्मीदें फुलफिल हो पाई हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद थोड़ा किसान वर्ग और थोड़ा स्वास्थ्य सेक्टर को उतना नहीं दिया गया है या फिर उतना खुश नहीं है। अगर आप 1500 करोड़ की घोषणा करते भी हैं, कितने दिनों में इंप्लीमेंट होता है, कब इंप्लीमेंट होता है, ये तमाम सवाल है कि भाई सिर्फ घोषणा कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप उस पर काम कितना कर रहे हैं, कितने फोकस्ड हैं, उस पर भी नजरें बनानी होंगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने पहले भी जो घोषणाएं की हैं, चाहे किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो, हमेशा अपनी वादे और घोषणाएं पूरी की हैं। और दूसरी आप बात करें स्वास्थ्य की भी, तो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज देखें पिछले बजट की तुलना में, या फिर ओवरऑल आप उसका साइज देखें, पहले जितना था, अब 5000 करोड़ से ऊपर का बजट जो दिया गया है, वो बजट आपने स्वास्थ्य के लिए रखा जो पिछली बार से ज्यादा है। दूसरी बात, ये केंद्र की भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, दोनों इंप्लीमेंटेशन हैंड बाय हैंड, हैंड इन हैंड करेंगी। केंद्र की तरफ से अलग योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे आयुष हो, और राज्य सरकार की भी अलग घोषणाएं हैं, और जो बजट में एलोकेशन की गई है, दोनों मिलकर काम करेंगे। दूसरा आप बात करें, एक मित्र कह रहे थे शायद एजुकेशन पे कम बजट दिया है। मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन में इनमें क्लब किया गया, जिससे टेक्निकल एजुकेशन को 512 करोड़ रुपए दिए गए, खाली तकनीकी शिक्षा को। स्किल डेवलपमेंट के लिए 680 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोजगार के लिए युवाओं के लिए 365 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और खेल व युवाओं के लिए जो कि काम में आएंगे 400 करोड़ रुपए। तो हर वर्ग को, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे सरकारी आदमी हो, जैसे कर्मचारी बीमा योजना जो लागू की है 172 करोड़ रुपए। आप किसानों की अगर बात करें, केंद्र की किसान योजना, पीएम विकास योजना के अलावा जो दिए, यहाँ पे पहली बार गन्ना किसानों को यहाँ सब्सिडी दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 340 करोड़ रुपए पर क्विंटल का रख के, और 16 रुपए पर क्विंटल सब्सिडी दी गई है। 35,000 पंप 2019-20 में इंप्लीमेंटेशन के दिए हैं। पशुओं का ऑनलाइन पंजीकरण है, और चीजें हैं जो भी किसानों को देख के दी गई हैं। सिंचाई के लिए 3300 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। SYL के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे बता रहे थे हमें पंकज जी की उतना नहीं मिला, 0.5%। ये आपको लग रहा है सफिशिएंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कितनी है। बेशक हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब जितना गरजे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना हो रहा है? आपके कर्मचारी वर्ग कैसे सड़कों पर रहते हैं? पिछले 21-22 दिन हो गए हैं। पिछले साल में अभी वित्त मंत्री जी ने बहुत शोर मचा के कहा कि पंचकुला की लैब जो है वो NABL हो गई है। ठीक है, यानी एक स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका, एक लैब का, यानी 63 हॉस्पिटल, 125 CSC, 509 PSC, 2236 सब सेंटर्स और एक लैब। उसका गुणगान गा रहे हैं कि पंचकुला तो वैसे ही चंडीगढ़ और उसमें आ जाता है, उस एरिया में होगा। और इन्होंने कहा 4 PSC जो है ना वो NABH हुई हैं। ठीक है, तो आयुष्मान भारत को अगर इम्प्लीमेंट किया जाना है तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक था कि कम से कम हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, PSC, CSC, इनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाना चाहिए था। इसको बढ़ाने का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो स्टाफ है इनका, उस स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। कोई हम देखते हैं NHM कर्मचारी कैसे हड़ताल पर रहते हैं, अधिकांश लोग स्ट्राइक पर रहते हैं। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में NHM कर्मचारी हो गए। वो इसलिए हो गए हैं कि इन्होंने इन हॉस्पिटल्स में पद बढ़ाया ही नहीं है, उनके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं किया गया है कि ताकि ये सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो आयुष्मान भारत सफल कैसे होगा? केवल जो है ना, अभी इंटरव्यू में बात हो रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के आधार पर थोड़ी आयुष्मान भारत चलेगा। आयुष्मान भारत तो चलेगा तो वास्तव में जो PSC, CSC गांव के लेवल पर, सब सेंटर लेवल पर जब वहीं पर बढ़ेंगे। मजा तो तब आता तब वो ये कहते कि हमारी 63 हॉस्पिटल में जो लैब्स है उसमें से एक लैब NABH नहीं है, बाकी हमने कर दी है। अब ये गुणगान गा रहे थे हमारी एक जो है ना पंचकुला की लोग जो है लैब वो NABH हुई है। और उस पर एम्स को लेकर किस तरीके से चर्चा होती है, वो मुद्दा अलग हो जाता है। फिर मैं आप सुनो, मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में था, एम्स से मैंने MD की है। अभी मैं जाके अभी घूम के आया हूँ, बाकी जाके घूम के आया हूँ। वहां पे खाली दीवारें, 5 साल में दीवारें खड़ी हुई है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग चल रही है। 5 साल बहुत होते हैं। अभी भी इनको मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज करेंगे। 5 साल के में आज ये कहां कह रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार ने बनाया? अभी तक कोई बताए ना, कोई बना हुआ है तो।
बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लोगों के पास आप जब जाते हैं तो तमाम चीजें आप उनको बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आकलन उसका किया जाता है तो वो खामियां निकलती हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा में हमने देखा कि जितना बजट आना चाहिए था या जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लग रहा, जबकि हमें पता है कितनी जरूरत है इस वक्त उस सेक्टर को। देखिए, जो जमीनी स्तर पे जो बातें हैं, जहां कमियां पेशियां रह जाती हैं, लोगों से बातचीत करके उसी चीजों पे फीडबैक के आधार पर आगे काम किया जाता है। जैसे अभी आप मांग पत्र की भी बात करें जो तैयार हो रहा है इस टाइम पे लोकसभा के लिए भी, ये सरकार ना तैयार करके, पार्टी ना तैयार करके एक रथ यात्रा चली हुई जो जन जन तक, एक एक गांव तक सरकार का नुमाइंदा, जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं और लोगों के फीडबैक के हिसाब से लेके और उसका मांग पत्र तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, जैसे अगर आप एक दिन में कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स जैसी संस्था नहीं बनती, आप झज्जर की बात करिए, बादली की, 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एम्स की घोषणा की थी वहां पे, 2014 तक वहां सिर्फ 2 कमरों का एक ओपीडी तैयार हुआ, उसमें कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आना और दूसरे विभाग लेके आने टाइम तक बीजेपी ने उसको फुल फ्लेजेड किया। दूसरी बात, अब अगर हम एम्स की पहले भी कह रहे थे कि मनेठी में एम्स नहीं बनेगा, नहीं आएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से उस टाइम पे खुद एम्स की घोषणा करके और बजट में उसका प्रावधान रखा। मेडिकल कॉलेज की आप बात करें, अभी कल मैं महेंद्रगढ़ जिले में ही था, हमारी सीएम साहब की एक रैली थी, 452 करोड़ रुपए की उसमें योजनाओं का वो उद्घाटन करके गए हैं, जिसमें कि आईएमटी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहां पे खुडाना में वो करके गए हैं। 1 महीना पहले तकरीबन आधारशिला रख के गए भवन की निर्माण की, नाकाली घोषणा उसकी कोरियावास में नारनौल के पास जो नांगल चौधरी विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज है उसका भी। तो धीरे धीरे चीजें धरातल पे आती हैं। जो पिछली सरकारों का बोझ है, ये कमियां क्यों हैं आज? क्योंकि पिछली सरकारों ने नहीं किया, जो चीजें की हैं आधारभूत मूलभूत जो सुविधाएं उसमें कमी, तो इसीलिए आपको जिम्मेदारी दी गई थी ना। आप कितना समय उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर पुराने गड्ढे हैं वो भरे ही नहीं गए अभी तक, कितना सीमेंट, कितनी बजरी चाहिए उनको भरने में? फिर आपको मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इसी चीजों पे काम हो रहा है। आप पहले गवर्नमेंट जो यहाँ पे हॉस्पिटल है गुड़गांव की बात करें, यहाँ पे एक एक्सरे मशीन तक नहीं चलती थी। यही हाल हरियाणा के रिमोट एरियाज के तो आप भूल जाइए। तो धीरे धीरे सब चीजों को आधुनिकीकरण किया गया, मशीनें बदली गई, लोगों को पूरा बायोमेट्रिक लगाए गए, आदत डाले गए। पहले सरकारी कर्मचारी ऑफिस तक नहीं आता था, ये रवैया था किसी एमएलए से, एमपी से या मंत्री की धौंस दिखा के। सरकारी कर्मचारी सड़कों पर रहता है, सड़कों पर वो रहते हैं जिनका काम करने की हो सकता है किसी की नीयत ना हो या कुछ और लोग हों, अदरवाइज पूरा तमाम वर्ग देखें तो सब लोग खुश है उसमें। रोडवेज से लेकर एनएचएम से लेकर तमाम वर्ग, देखिए उनकी डिमांड, उनकी किसी की डिमांड, हर एक आदमी की। पहले आप कहते हैं बजट में आपने आम आदमी पे डेफिसिट बढ़ा दिया है, अगर उस हर चीज को पूरा करेगी सरकार तो उस पर डेफिसिट बढ़ेगा। हर चीज के अंदर एक प्रोविजन होता है, एक आधारभूत एक फ्रेमवर्क होता है, उसी पे एक चीज काम करती है। हर आदमी को, एक एक आदमी को आप खुश नहीं कर सकते। आप जनरल पब्लिक की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे, किसी भी वर्ग से आप ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र से ले लीजिए। आप जीएसटी के लोग कहते हैं जीएसटी फेलियर है, अगर आप जीएसटी पे देखें, जीएसटी का कलेक्शन ओवरऑल बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि व्यापारी वर्ग अपनी कमाई कर रहा है, वो कर रहे हैं इसलिए भर रहे हैं। अब व्यापारी वर्ग अपने घर बैठ के तो करेगा नहीं, हर जगह आप जा रहे हैं लोग कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम की आप बात करें हरियाणा में तो आप नकार नहीं सकते, 34% पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तभी लोग आपस में वहां पे जाके कोई पैसा खर्च करता है और जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है। और दूसरी बात आप करें नौकरियों की, हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट को या सरकारी आप जो डिपार्टमेंट्स हैं या सुविधाएं उनको आप एक्सपेंड बहुत हद तक नहीं कर सकते। यहाँ पे मुद्दा है लोगों को स्वावलंबी बनाना, चाहे स्किल इंडिया के थ्रू हो। हमारे से कुछ ही दूर पे एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुली है जिसके अंदर स्किल स्पेसिफिक जो एजुकेशन है वो हम दे रहे हैं, ताकि लोग मुद्रा बैंकिंग के थ्रू लोन लेके या और चीजों में लेके तरह तरह से हर आदमी को सक्षम बनाना। क्योंकि रोजगार इतना प्रोड्यूस करना, अमेरिका जैसी महाशक्ति है वो भी आज के डेट में बैठी हुई है क्योंकि नौकरियों की कमी है। सरकारी सेक्टर में आप हर एक को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जहां तक स्टार्टअप इंडिया है और जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, हर चीज से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उद्योग से, बिजनेस से या अपने खुद के व्यवसाय से आदमी आगे बढ़ रहा है और हमने अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं। इसीलिए ईज ऑफ बिजनेस की आप बात करें तो 14वें स्थान से हरियाणा, जब पिछले सरकार में था, आज 3रे स्थान पे है, जो कि नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पे है। चौथे पर आ गया शायद सर, अभी चौथे पर आ गया, दूसरे से तीसरा वो पायदान खिसकता जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में और कितना खिसकेगा ये देखना होगा। डीपी कौशिक जी, बजट को लेकर तमाम नेगेटिव पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर रखे होंगे या आपको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है? पूजा जी, थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे हमने हमारे वित्त मंत्री को सुना और अभी मैंने मेरे मित्र की सुना 10 मिनट से। ये भी अच्छा चुनावी भाषण देते हैं, इनको शायद आंकड़े पता ही नहीं। मैं पहले वित्त मंत्री की बात बताऊं। वित्त मंत्री जी बोल रहे थे कि हमने सेंटर सरकार से अच्छा बजट दिया। आप क्लिप उठा के देख लीजिए, उन्होंने बोला हमने सेंटर गवर्नमेंट से अच्छा बजट दिया। इसका मतलब वो बजट अच्छा नहीं था, इनका बजट अच्छा है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हमने, जैसे मेरे मित्र बोल रहे थे
एक किसान योजना थी इनकी वजह थी, उन्होंने माननीय जेटली साहब ने भी एक्सेप्ट किया भी 6,000 रुपये कम है, लेकिन इस सरकार को याद नहीं आया वो 6,000 रुपये कम है, कहीं मात्र जिक्र नहीं किया। 1500 करोड़ की बात करे तो वो तो बाद की बात है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर वो जो 6,000 रुपये मिलना चाहिए था उसका भी कुछ नहीं किया। 30 साल जमींदार को बहुत बड़ी उम्मीद थी भी जैसे हम लोगों ने कर्जा माफ किया, 3 स्टेटों हमारी सरकार आई, इन्होंने एक कर्जा माफी के लिए कोई बात नहीं की। एक ये बोल रहे थे बाढ़ सामे एम्स 2009 में गवर्नमेंट, इनको तथ्य शायद पता नहीं होंगे, मई 2012 में बाढ़ से एम्स स्टार्ट किया माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने, और 6 महीने के अंदर नवंबर 2012 में ही उसका उद्घाटन होगा, ओपीडी शुरू किया। बदकिस्मती देखिए इस देश का दुर्भाग्य, एक हम लेके आए थे, एक सरकार ने अनाउंस किया था कि मैंने टीम बनाएंगे, वो ही जज्जर वाला एम्स उठा के मनेठी शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं 2 कमरों में एम्स बना दिया आपने, 2 कमरे तैयार कर दिए और उसके बाद वो एम्स बन गया। इतनी बड़ी एम्स की मांगे सर बताइए। देखिए सबसे बड़ी 6 महीने के अंदर ओपीडी इतनी बड़ी चली देखिए मैं तो बिल्कुल निराश हूं कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसी संस्था हरियाणा में आई। पहली बात तो हरियाणा के ऐसे कोने में डाल दिया जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है, उसके बाद वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। आप देखिएगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये बोला था। लग रहा है संतुष्ट नहीं है लोग। एक मिनट सर, देखिए पहली बात ये मैं साहब की इससे एक मैं बोलता हूं इस चीज पे, इन्होंने कहा कि जहां पहुंचने की सुविधा नहीं है, उसी जिले से मैं भी बिलोंग करता हूं। दिल्ली गुड़गांव में लोगों को सुविधा मिल सकती है, महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, इतने जिलों को टच करते हुए वहां पे जो एम्स है, अगर वहां पे लोगों को सुविधा नहीं तो उन लोगों को सुविधा, अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है तो अच्छी बात है। वो डीपी कौशिक जी, हाँ। पूरी करा था मैं तो वो 2012 में स्टार्ट कर दी, 6 महीने के अंदर हमने ओपीडी, आज देखिए 2012 से वहां पे डेली कम से कम 1500-2000 मरीज आ जाते हैं, लेकिन बदनसीबी सरकार की देखिए, दोनों जगह सरकार इनकी है, इन्होंने उठा के मनीठी में शिफ्ट कर दिया। मैंने पिछले 6 महीने पहले इसकी जब एमसीआई का उद्घाटन होना था कैंसर इंस्टीट्यूट का, मैंने खुद वहां पुतला फूका सरकार का। मैंने ये कहा था कि ये इंस्टीट्यूट तो बन गया, लेकिन इसकी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट का कहा, इन्होंने मेरी उस आफ्ताब मैंने कह दिया 3 बजे बहादुरगढ़ से शुरू हो जाएगी, लेकिन आज तक वो 3 बजे शुरू नहीं हुई। मेट्रो की मैंने कहा था भाई मेट्रो बहादुरगढ़ से बादली तक मेट्रो जोड़ो, या नजफगढ़ से बादली बड़ा छोटा रास्ता है, मात्र 15 किलोमीटर का है, नहीं वहां से उनको जोड़ दिया जाए, वहां जोड़ दिया, लेकिन वो जोड़ा नहीं। तीसरी बात बता रहा हूँ कि इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करी, भाई हर जिले में अगर ये खोलना चाह रहे हैं, मुझे बताइए 5 साल में इन्होंने कौन से खोले, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम बता दे, हमने यहाँ पे इस जिले में खोला। चीजें पाइपलाइन में है ना, वो कह रहे हैं आगे का रोड मैप बन रहा है। मैं कहता हूँ दूसरी बता, जिस कह रहे हैं हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया। आप एक हॉस्पिटल में जाइए, अगर एक एक्सरे की मशीन अगर कोई नहीं आई हो तो, मात्र गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसमें एक MRI मशीन, जो मुझे पता है 2013-14-15 में आई थी वो। इसके बाद अगर किसी भी आप पंडित भगवत यूनिवर्सिटी उसमें चला जाइए, PG कॉलेज में, रोहतक में चला जाइए, महेंद्रगढ़ में, हम लोग डेली डिबेट करते देखते होंगे स्वास्थ्य कितनी बुरी मतलब हाल है हरियाणा के अंदर। रोड में टेम्पो में ज्यादा बेचारी गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देती, यही अपनी स्वास्थ्य की महिलाओं, ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल फेल है। कल में मैंने पुतले फूके उसके, फिर भी उन्होंने माने MCM टूटी कब तो गए वो हॉस्पिटल, वो चीज नहीं यहाँ पे इन्होंने और डेवलप नहीं की। ओपीडी तो बड़ी, आपने शुरू करवा दी ओपीडी तो, लेकिन वहाँ पे एडमिशन हमारे 10 इंस्टीट्यूट थे, 10 नए ओपनिंग होने थे, उनमें से एक का भी नहीं किया उन्होंने उसके अंदर, वो भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। तो सरकार देखिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए बजट जो इन्होंने पेश किया, मैं उस बजट को बिल्कुल 0 नंबर देता हूं। बजट के अंदर कोई नई चीज, मैं कहता हूं स्वास्थ्य में कोई नई चीज आनी थी, एजुकेशन मामले में नहीं आनी थी, किसान के उसके लिए नहीं आनी थी। सबसे बड़ा वादा जो उनका था रोजगार का था, वो रोजगार में ये बातें कर रहे हैं। मुझे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मीट लेकर आए थे, करोड़ों रुपए बर्बाद किया था, पता होगा आप लोगों ने, अच्छी तरह डिबेट हुई थी। उस इन्वेस्टमेंट का मुझे बता दिए, एक इंडस्ट्री अगर हरियाणा के अंदर ये लेकर आए हो तो, हाँ एक चीज मानूंगा मैं, हरियाणा से कम 40 इंडस्ट्री है, बड़ी अच्छी इंडस्ट्री, वहां गुजरात में जरूर भेज दी, लेकिन यहाँ नहीं ले पाए। और ये जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, प्राइवेट को रोजगार खत्म कर दी, सरकारी देंगे कहां से? इतनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ बंद होगी, सब लोगों जिनके यहाँ 100 वर्कर थे उन्होंने सबको निकाल दिया, 20 वर्कर आज काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो सरकार बिल्कुल फेल रही इस मामले में। ये सरकार को जो 5 साल का मौका दिया था वो इन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। आने वाली सरकार हमारी चुनावी बजट का चुनावों में असर नहीं पड़ेगा, अगर लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया है या फिर नहीं किया गया, जो भी है उसका असर चुनावों में पड़ने वाला है। फिर बजट में कुछ किया होता तो असर पड़ेगा ना, पूजा कुछ किया ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो सारा हर वर्ग परेशान है सरकार से भी। बजट तो आपने जो देखा होगा, और अभी जाते जाते मुझे बताइए 1,32,000 करोड़ रुपए लेके कहां से आएंगे ये? इन्होंने मान लो एक घोषणा भी कर दी, कहां से लेके आएंगे?
हम लोग 74,000 करोड़ रुपए कर्जा हरियाणा पर छोड़ गए थे हम लोग। आते ही आज की सरकार में 1,60,000 करोड़ रुपए कर्जा सरकार ने चढ़ा दिया। कहां गया पैसा? वो सिर्फ कर्जा ही कर्जा, कुछ नहीं काम किया इन्होंने। और अभी ये जो बजट इन्होंने एलोकेट किया है आएगा कहां से? पहले सरकार बताए ना। ये सरकार के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बजट फिर दोबारा हरियाणा के अंदर कोई सरकार ना करे। तो ये इन्होंने गलत किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ में अच्छा बजट देना चाहिए था। अगर इन्होंने जाते अपने वादा, जो एक संकल्प पत्र 154 वादों को दिया था, कम से कम उसमें से 10% वादे पूरे कर देते तो प्रदेश की जनता मानती थी कि चलो कुछ तो बीजेपी ने किया। लेकिन अब वो दुर्भाग्य रहा इस हरियाणा प्रदेश की जनता का भी और सरकार का तो है ही है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए, बजट को लेकर कुछ नहीं किया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, लेकिन चुनावों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है प्रदीप जी से जान लेते हैं। जरा इस पर एक चर्चा कर लेते हैं प्रदीप जी, क्योंकि चुनावी बजट इसको कहा जा रहा है, लाजमी सी बात है चुनावों पर असर इसका पड़ेगा। लोग इन लोक लुभावने वायदों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे? देखिए पूजा, बार बार कहा जा रहा है कि चुनावी बजट है। निस्संदेह ये चुनावी बजट है और इसीलिए इसको इसी तरीके से बनाया गया है। हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। मैंने शुरू में कहा कि इस बजट में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है। आंकड़ों को इस तरह से पेश किया गया है कि जाने ये लगे कि बजट बहुत ही हर वर्ग के लिए बहुत ही लुभावना और बहुत ही कल्याणकारी है। लेकिन ये बात ठीक है कि चुनाव के लिए बजट बनाया गया है। जहां तक टैक्स की बात है कि आजकल बजट में टैक्स का कोई प्रावधान ज्यादा रहता भी नहीं। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास गिनती के कुछ 1-2 टेस्ट हैं, पेट्रोल डीजल पे है टैक्स है, या फिर एक्साइज जिसे शराब की ड्यूटी से, वो भी उसका भी उलटफेर बजट से पहले या बाद में कर लिया जाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ टैक्स वाली कोई बात है नहीं। अब तो ज्यादातर बजट 0% टैक्स के ही होते हैं। और जो ये बाजीगरी हर वर्ग को खुश करने की गई है, जिस तरह से किसानों के लिए 1500 करोड़ का जब बार बार जिक्र हो रहा है पैकेज, लेकिन वो एक योजना बनाई जाएगी, उस योजना का जिक्र नहीं किया गया कि किस योजना के तहत। ये तो कह दिया कि कमेरे वर्ग 15,000 से कम की इनकम वाले और किसान जो किसान सम्मान निधि से सहयोग लेंगे, लेकिन उनको किस रूप में मदद किया जाएगा ये कोई योजना नहीं है। उसमें बजट एलोकेट हो गया 1500 करोड़ आप कैसे देंगे, किसको देंगे, वो नहीं। उसका लाभान्वित कौन होगा, पात्र कौन बनेगा, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। जरूर अच्छा होता है अगर वो एक योजना भी साथ के साथ आ जाती कि इस योजना के तहत इन लोगों को लाभ मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा होता। इसलिए मैं इसको आंकड़ों की बाजीगिरी बार बार कह रहा हूं कि आपने बजट में बहुत सारी चीजें एलोकेट तो कर दी, बहुत सारी चीजें। अब बजट में एक और चीज देखने को मिली है, जहां हर स्टेट में यही होता है कि आप पिछले जो भी 8 महीने में 7 महीने में आपने काम किए वो भी बजट में डाल देते हैं। मैं देख रहा हूं बजट में गुड़गांव के लिए मेडिकल कॉलेज की जिसकी घोषणा पता नहीं कितनी बार मंचों से हो चुकी, जिसके लिए जगह भी अलॉट हो चुकी, जगह भी चिन्हित हो चुकी। आप देखिए कि एक छोटा सा विषय है कि मीडिया के लोगों को 10,000 रुपए पेंशन, 8 महीने से वो पेंशन मिल भी रही है लोगों को, और आप उसको बजट में एलोकेट कर रहे हैं। मतलब इसको घोषणा पत्र के तौर पर आपको लगता है कि तमाम जो उपलब्धियां हैं, घोषणाएं हैं, वो भी इसके जरिए आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप चीजों को, आप देखिए, आप बजट दे रहे हैं, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट का बजट पेश कर रहे हैं, आप दीजिए कि 1500 करोड़ आपने किसानों के लिए अलग से दिया, कमेरे वर्ग के लिए दिया, या 15,000 से कम की कम की आय वालों के लिए बजट का एलोकेट किया, लेकिन आप गुणगान साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी कर रहे हैं। तो वो एक तरह से, जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं, जिस तरह से बजट को आप बहुत चीजों के साथ मिला के पेश कर रहे हैं, उसमें मैंने पहला शब्द यही कहा कि आंकड़ों की बाजीगिरी पेश कर रहे हैं, और बाजीगिरी प्रस्तुत करने में कामयाब रहे हैं वित्त मंत्री, और हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में इन चीजों का फायदा उठाया जाए। बिल्कुल, चलिए देखना होगा, संभावनाएं काफी हैं और आंकड़ों की बाजीगरी जरूर है ये। ये झूठे वायदे ना करे, अब तक तो कुछ किया नहीं है, कुछ किया है थोड़ा बहुत, जैसे भी जो ये था जो 12,000 एकड़ का कुछ इन्होंने दिया है मुआवजा वगैरह, लेकिन वो ये बीमा योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अभी सुधार की जरूरत है, उनमें सुधार करे ताकि किसान को असली फायदा हो। 1 एकड़ अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका भी मुआवजा देने का काम करे, क्योंकि ये बहुत से अभी सुधार हैं जो सरकार को करने बाकी, अगर सरकार कर दे तो अच्छा है।
हम तो उम्मीद करते हैं, सरकार से उम्मीद ही की जा सकती है भाई किसान और कमेरा वर्ग, जैसे हमारा यूपी की मिलों में भी यहाँ 1 एकड़ में हमारा 400 गन्ना निकलता है और शुगर मिल लेता है 150 या 200 कुंटल, बाकी बाहर की मिलों में गन्ना ले जाना पड़ता है, वहाँ पैसे रुक जाते हैं और वो पैसे किसान के। इसलिए सरकार को पूरा एक प्रावधान करना चाहिए भाई, जितनी फसल हो पूरी फसल को लेने का सरकार इंतजाम करे, ताकि उसमें किसान को भी कुछ फायदा हो। और 1.5 जो गुणा हम कहते हैं हमारा वो जो प्रावधान है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, वो भी लागू करने का काम करे। पिछले जब नई सरकार आई थी तो ढिंडोरा पिटाए थे, हमारी सरकार आएगी हम लागू करेंगे, लेकिन अब सरकार जाने वाली, अब तक तो लागू हुआ नहीं, तो क्या विश्वास किया जा सकता है? ये तो आपको ही पता है कि जो चलिए, मतलब अभी फिलहाल विश्वास नहीं है, इस बजट से भी ज्यादा विश्वास नहीं है। विश्वास तो जब बनेगा ना, जब सरकार नहीं आई थी तो ये लोग कहते थे भाई हमारी सरकार आती है हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो आज तक ये सरकार के 5 साल पूरे करने को अब तक तो लागू की नहीं। तो अब ये बताओ, विश्वास तो जब बना ना वो कुछ करते, तो यही हम उम्मीद करते हैं भी समय बचा है कि ये अगर इस चीज को लागू कर दे, किसानों का मेरे वर्ग का जो है भला होने की उम्मीद हो जाए। चलिए, कई उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर कितना कायम हो पाएगी इस बार सरकार? बजट को लेकर जो तमाम उम्मीदें दिखाई गई थी वो उम्मीदें कितनी काम होंगी?